हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आरजीपीवी यानी कि मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, इसका एग्जाम डेट आ चुका है। आप लोगों का 27 तारीख से पेपर भी स्टार्ट है, तो अब थोड़ा एक्टिव हो जाइए और मन से पढ़ाई करिए। आज के क्लास में हम एचएपी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि टॉप 20 क्वेश्चन के अंतर्गत आता है, जिसका की संभावना है कि आपके परीक्षा में मैं लिख के देता हूं गारंटी, इस क्लास से 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 5 से 10 नंबर बोल दिया तो मतलब बोल दिया, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ना। जैसे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन रेट पे लगभग हर बार क्वेश्चन आता है आरजीपीवी में, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए, तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगला क्वेश्चन एक और डिस्कस करूंगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, राइट? हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 है, गिव एन अकाउंट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन। यानी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग कैसे होता है, एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन यानी श्वसन दर, श्वसन दर, रेस्पिरेशन रेट मतलब क्या होता है? श्वसन दर, श्वसन दर, है ना? उसके बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को समझते हैं। अच्छा, ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? तो ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, इस दोनों को मिलाकर ब्रीदिंग की प्रक्रिया कहते हैं, यानी श्वसन की प्रक्रिया कहते हैं। जब सांस अंदर लेते हैं यानी एयर को इनहेल करते हैं, तो इनहेल करने की प्रक्रिया इंस्पायरेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? इंस्पायरेशन। एंड जब सांस को बाहर छोड़ते हैं तो वह प्रक्रिया एयर एक्सहेलेशन कहलाती है, यानी एक्सपायरेशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? एक्सपायरेशन, राइट? हाँ। अब जब एयर इनहेल कर रहे हैं तो इंस्पायरेशन, एयर बाहर निकाल रहे हैं तो एक्सहेलेशन। इंस्पिरेशन और एक्सहेलेशन दोनों मिलता है तो ब्रीदिंग कहलाता है। सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना आपका ब्रीदिंग होता है। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल हो पाता है कि सांस अंदर जाता है फिर सांस बाहर जाता है? तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, सांस लेना और सांस छोड़ना? इसको लेकर के अभी हम लोग डिटेल में बात पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सांस लेने में यानी एयर इनहेलेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे, फिर हम लोग एयर एक्सहेलेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है? चलो, तो वही बोल रहा है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में दो चीजें आती हैं। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेज। क्या क्या? 2 स्टेजेज। क्या क्या? एक है इंस्पायरेशन, है ना, ध्यान रखना, इंस्पायरेशन, और दूसरा है एक्सपायरेशन। अच्छा, इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है सर? इंस्पायरेशन का मतलब होता है ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग इन, सांस लेना। एंड सांस लेना जो है ना, एक प्रकार का एक्टिव प्रोसेस है। यू नो व्हाट इज एक्टिव प्रोसेस? ऐसा प्रोसेस जिसमें एटीपी का खर्च हो। कैसा हो? एटीपी अगर जो स्पेंड हो यानी खर्च हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। तो ये ब्रीदिंग इन यानी इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। क्या है? एक्टिव प्रोसेस है। क्या? ब्रीदिंग इन क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है, यानी ये इसमें एटीपी खर्च होता है, जैसे सांस लेने में दम लगता है, ठीक है? अब ये कैसे होता है सांस लेना, समझो। चाहे वो सांस लेना हो या सांस छोड़ना हो, इसमें दो तरीके की चीजें इन्वॉल्व होती हैं, दो मसल्स, दो मांसपेशियां इन्वॉल्व होती हैं। क्या क्या? एक तो है, ध्यान रखना, आईसीएम, इंटरकोस्टल मसल। दूसरा क्या है सर? डायफ्राम। दूसरा क्या है सर? डायफ्राम। अच्छा सर, आप हमको दिखा दीजिए आईसीएम कैसा होता है, डायफ्राम क्या होता है। सबसे पहले तो डायफ्राम जो मांसपेशियां हैं वो आपके उदर गुहा यानी पेट की कैविटी जो होती है, एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी। देखो, ये छाती वाला जो कैविटी है, ये जो स्पेस है, इसको थोरेसिक कैविटी कहते हैं। एंड पेट वाला जो स्पेस है उसको एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। इस दोनों के बीच जो आपका होता है डोम शेप्ड मसल, डोम मतलब होता है गुंबद के आकार का मांसपेशी, इसको हम डायफ्राम कहते हैं। ये डायफ्राम है, ये आपके रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होता है, सांस अंदर लेने की प्रक्रिया में और सांस बाहर छोड़ने की प्रक्रिया में। पूछा भी जाता है कि बताओ भैया, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में कौन सी दो ऐसी मांसपेशियां हैं जो इन्वॉल्व होती हैं? तो आपको बोलना है एक आईसीएम यानी इंटरकोस्टल मसल, एंड दूसरा डायफ्राम। अच्छा सर, आईसीएम क्या है? तो नाम ही है इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल्स का मतलब क्या होता है सर? तो इंटरकोस्टल का मसल्स का मतलब होता है, कोस्टल मतलब होता है क्या? रिब्स, यानी कि पसलियां। ये देखो, पसलियों की हड्डियां। अच्छा, रिब्स की संख्या कितनी होती है बताओ तो? रिब्स की संख्या कितनी होती है? तो रिब्स की संख्या होती है 24। रिब्स की संख्या कितनी होती है? 24। तो 12 जोड़ी। तो आपके रिब्स के बीच में जो मांसपेशियां होती हैं उसको हम लोग इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। जैसे अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा इंटरकोस्टल मसल। ये है आपका
कोस्टल यानी रिब्स, देखो रिब्स है, रिब्स के बीच में जो मांसपेशियां हैं उसको हम लोग इंटरकोस्टल मसल कहते हैं, राइट। हाँ, इंटरकोस्टल मसल्स, इसको हम लोग इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। यही दो चीजें हैं जो कि ब्रीदिंग इन करवाता है, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस में होता कैसे है, देखो क्या कह रहा है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, ब्रीदिंग इन कैसे होता है, तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग मसल्स, दो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्या क्या का, एक डायफ्राम का और आईसीएम इंटरकोस्टल मसल का, दो चीजों का कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचित, संकुचित होता है तो कैसा रूप लेता है, देखो डायफ्राम जो है एक्चुअली वो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, डोम शेप्ड ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। देखो ये आपका एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, नॉर्मल स्टेट में ऐसा होता है, लेकिन जब हम लोग सांस अंदर ले रहे होते हैं, देखो ध्यान से सुना, नॉर्मल स्टेट में ऐसा होता है, ठीक है, एकदम ये ऐसे चढ़ा हुआ होता है, नॉर्मल स्टेट में ऐसे चढ़ा हुआ होता है, ठीक है, डोम शेप्ड गुंबद के आकार का होता है। लेकिन जब इंस्पायरेशन हो रहा होता है तो इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है तो संकुचित होता है। अच्छा, ये संकुचित होता है तो कैसा शो करता है, तो ऐसा है ना, तो ये अपने संकुचित मतलब क्या, अपने सेंटर की ओर आना, तो ये अपने सेंटर की ओर आकर्षित होता है, केंद्र की ओर आकर्षित होता है। एंड जब केंद्र की ओर आकर्षित होता है तो इस गुंबद का आकार थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, देखो ये फ्लैट हो गया ना, ये थोड़ा फ्लैट हो गया है ना, जबकि ये नॉर्मल स्टेट में देखो कितना धसा हुआ है अंदर में। तो जब आपका मान लो यहाँ दोनों लंग्स है, एक लंग्स इधर एक लंग्स इधर, लंग्स ही मानना कुछ और नहीं, ठीक है, एक लंग्स इधर है एक लंग्स इधर है, ठीक है, और नीचे डायफ्राम है, राइट, एक डायफ्राम है कि नहीं। हाँ, तो अब ये डायफ्राम जनरली ऐसे होता है, अब ये ऐसे हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन से, तो लंग्स के अंदर स्पेस बड़ा हुआ ना, हाँ, पहला फैक्टर हुआ स्पेस बड़ा होना। अब दूसरी चीजें क्या होती हैं, तो इस रिब्स के बीच में जो मांसपेशियां हैं इसको इंटरकोस्टल मसल कहते हैं, एंड ये इंटरकोस्टल मसल का भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, एंड जब वो संकुचित होती है तो ये इसको ऊपर की ओर खींचती है, आपके छाती को ऊपर की ओर खींचती है, ये देखो छाती को ऊपर की ओर खींचती है, जिससे कि ओवरऑल छाती का साइज हो जाता है बड़ा। जब छाती का साइज बड़ा होगा तो अंदर का वॉल्यूम ज़्यादा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, प्रेशर कम, और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके कंपैरिजन में अंदर का प्रेशर हो जाएगा कम। और हवा का नियम है कि ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर वो प्रवाहित होता है, यानी ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर, तो मैक्सिमम प्रेशर के से कम प्रेशर की ओर इनहेल होता है, ठीक है, तो हवा अंदर की ओर आ जाती है, सिंपल सी बात है, अंदर में स्पेस ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, प्रेशर कम होगा, जिस वजह से हवा अंदर आ जाएगी, राइट। हाँ, जब यही हवा को बाहर निकलना होगा तो ये चीज़ें जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ ये रिलैक्स हो जाएगा, आईसीएम भी रिलैक्स होगा, जब ये रिलैक्स होगा तो वापस से नीचे से ऊपर आएगा तो ढकेलेगा, और वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा तो ये भी आपस से सिकुड़ जाएगा, जिससे कि हवा बाहर निकल जाएगी, राइट। हाँ, तो वही बोल रहा है कि ये इंस्पायरेशन जिसको ब्रीदिंग इन कहते हैं, ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें आपका डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल ये दोनों कहीं ना कहीं क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम का, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विच एनलार्जेस द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी यानी थोरेसिक कैविटी, उसके साइज को बड़ा कर देता है। कैसे, जैसे वो ये ऐसे है तो अंदर धसा हुआ है तो साइज छोटा करेगा, एंड ये जब फ्लैट हो जाएगा, ये जब फ्लैट हो जाएगा, मान लो ऐसे हो गया तो उस कंडीशन से इतना स्पेस बढ़ाना, हाँ, जिससे कि चेस्ट कैविटी बढ़ता है, एंड फ्रॉम डाउनवर्ड, फ्रॉम एबव टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की ओर आता है, राइट। इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एलिवेशन और रिब्स एंड स्टर्नम, यानी कि रिब्स और स्टर्नम को एलिवेट करता है, ऊपर की ओर तानता है, जिससे ओवरऑल क्या होता है, जिससे ओवरऑल हो जाता है एनलार्ज द चेस्ट कैविटी, यानी चेस्ट का कैविटी का साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है, चेस्ट कैविटी साइज बड़ा हो जाता है, एंड द लंग्स एक्सपेंड एट दिस स्टेज, एंड लंग्स यहाँ पर एक्सपेंड कर जाता है, जिससे क्या होता है, फिल इंक्रीज्ड स्पेस, जिसके अंदर उसके अंदर का जो स्पेस है वो बढ़ जाता है, एंड प्रेशर जैसे ही स्पेस बढ़ेगा तो वहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, लंग्स में कम हो जाएगा, किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जिससे कि हवा लंग्स में अंदर आ जाएगा। सिंपल सा है, कुछ नहीं है, अगर समझ में नहीं आया तो रट लो। हवा अंदर आने के लिए दो चीज़ें होती हैं, क्या क्या, इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होना, एंड डायफ्राम मसल का कॉन्ट्रैक्शन, दोनों का कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो डाउनवर्डली हो जाता है, एंड इंटरकोस्टल मसल ऊपर की ओर एलिवेट हो जाता है, जिससे लंग्स के अंदर का स्पेस बढ़ जाता है, स्पेस बढ़ने की वजह से प्रेशर घट जाता है, प्रेशर घटने की वजह से हवा ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर आती है, यानी एयर इनहेल हो जाता है। अब सांस बाहर निकालने की प्रक्रिया, इंस्पायरेशन तो हम लोग देख लिए, हाँ भैया ये देखो डायफ्राम आपका फ्लैट हो गया है, थोड़ा ऐसे होता है ऐसा है, लेकिन ये फ्लैट हो गया जिससे स्पेस बढ़ा, लंग्स के अंदर का स्पेस बढ़ा, और ये ऊपर की ओर खींचने की वजह से भी लंग्स के अंदर का स्पेस बढ़ा, जिससे कि एयर इजीली इनहेल हो गया। अब बात करते हैं एक्सपायरेशन की।
अब बात करते हैं एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन यानी सांस बाहर छोड़ने की प्रक्रिया। सांस बाहर छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान होता क्या है कि एक्चुअली जो आपका ये डायफ्राम है ये वापस से रिलैक्स हो जाता है, सिर्फ कुछ नहीं, जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था वो रिलैक्स हो जाता है। तो यही यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल, यानी डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल यही दोनों क्या हो जाता है, वापस से रिलैक्स हो जाता है। यानी ये जो आपका इस तरीके से फ्लैट हुआ था वापस से ये डाउन शेप्ड हो जाता है, वापस से ये डोम शेप्ड हो जाता है और वो संकुचित हो जाता है, ये इस तरीके से एकदम सिकुड़ जाता है। जिससे क्या हो जाता है ना कि आपका जो मतलब दिस प्रोड्यूसेस रिडक्शन इन द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, यानी चेस्ट कैविटी का साइज घट जाता है। जिससे क्या होता है अंदर में, सो द प्रेशर इन द लंग्स इंक्रीजेज विच फोर्सेस द एयर आउट, यानी अंदर में लंग्स का प्रेशर बढ़ जाता है। सो द प्रेशर इन द लंग्स, लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है एंड एयर आउट, एयर फिर बाहर निकलता है। समझ रहे हो बात को? फिर एयर बाहर निकलता है एंड ये क्या होता है, एक पैसिव प्रोसेस है, इट इज अ पैसिव प्रोसेस। एक्सपायरेशन और ब्रीदिंग आउट, ठीक है, एक्सपायरेशन और ब्रीदिंग आउट ये होता है, ठीक है, ये एक पैसिव प्रोसेस है, राइट। हाँ, पैसिव प्रोसेस इसलिए जब भी मसल रिलैक्स करता है तो उसमें एनर्जी खर्च नहीं होती है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वहाँ एनर्जी खर्च होती है, राइट। हाँ, तो ये चीज़ें आपका इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को आपको समझाया गया कि कैसे इंस्पायरेशन होता है, कैसे एक्सपायरेशन होता है, ठीक है। अब है रेट ऑफ रेस्पिरेशन से भी को भी एक्सप्लेन करने बोला था। क्या होता है सर रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन कीजिए। तो रेस्पिरेशन रेट इज द रेट एट विच ब्रीदिंग ऑकर्स एंड इज कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन। कहने का मतलब है रेस्पिरेशन रेट यानी श्वसन दर आपका क्या होता है, ऐसा मतलब 1 मिनट में कितनी बार आप सांस ले रहे हैं उसको हम लोग रेस्पिरेशन रेट कहते हैं, और ये कंट्रोल होता है आपके ब्रेन से, ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है। तो वही बोल रहा है कि इट इज़ यूजुअली मेजर्ड इन द नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट। हाँ, 1 मिनट में आप कितना सांस लेते हैं। रेस्पिरेशन रेट प्रेजेंट्स मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, ये दिखाता है कि 1 मिनट में आप कितना हवा अंदर लिए, कितना हवा बाहर छोड़ें। द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट फॉर एन एडल्ट एट रेस्ट इज 12 से 18 ब्रीथ पर मिनट, यानी कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट जो होता है एडल्ट में वो कितना होता है, 12 से 18 ब्रीथ पर मिनट होता है, ठीक है। 12 to 18 या तो 12 से 16 जो भी ऑप्शन में मिले मार देना, 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट। अब आप लोगों से सवाल है HBR कितना होता है, हार्ट बीट का रेट कितना होता है, हार्ट बीट का रेट कितना होता है बताओ। नॉर्मल हार्ट बीट रेट कितना होता है, तो 72 70 से 72 बीट पर मिनट, राइट। तो ये था रेस्पिरेशन रेट, और एक्सपायरेशन हो गया, इंस्पायरेशन हो गया, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ना था, लिखना था कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन रेट से सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इंपॉर्टेंट है अगेन, डिस्कस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड। लिम्फ नोड के स्ट्रक्चर यानी कार्य एवं जो आकार है और उसके कार्य को एक्सप्लेन करें, ठीक है। लिम्फ नोड है ना, क्या होता है लिम्फ नोड। कह रहा है देखो पूरे बॉडी में जैसे लिम्फेटिक सिस्टम है वहाँ पर जगह जगह पर आपके लिम्फ नोड्स बने हुए हैं, है ना, और उस नोड्स में क्या होता है, लिम्फ का एक्चुअली फिल्ट्रेशन होता है। तो उस लिम्फ नोड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपके बॉडी में देखो कैसे लिम्फेटिक सिस्टम पूरी तरीके से फैला होता है, ये देखो है ना। लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है, जैसे ब्लड फ्लूइड है ना वैसे बॉडी का फ्लूइड है ये, और ये आपके बॉडी को इम्यूनिटी देने में हेल्पफुल होता है, बाहरी पैथोजन को मारने में हेल्पफुल होता है। एंड जगह जगह पर ऐसे ऐसे गांठ जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है वो लिम्फ नोड होता है, एंड लिम्फ नोड को हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन स्प्लीन को कहा जाता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है देखो, ये क्या होता है, दे आर इनकैप्सुलेटेड ओवॉइड स्ट्रक्चर। इनकैप्सुलेटेड ओवॉइड स्ट्रक्चर का मतलब ये एक लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर बाहर से एक कैप्सूल की लेयर होती है जिसको हम लोग इसीलिए कह रहा है इनकैप्सुलेटेड। इनकैप्सुलेटेड यानी कि कैप्सूल के अंदर का लेयर है ना, कैप्सूल के अंदर का लेयर ये इनकैप्सुलेटेड है ना, ठीक है। तो कह रहा है दे आर इनकैप्सुलेटेड ओवॉइड स्ट्रक्चर, ये एक इनकैप्सुलेटेड ओवॉइड स्ट्रक्चर्स होता है। दे आर सिचुएटेड ऑल अलोंग द पाथ ऑफ लिम्फ वेसल, जहाँ जहाँ लिम्फ वेसल है वहाँ वहाँ पे उसके रास्ते में होता है। पूरे बॉडी में देयर आर अराउंड 500 to 600 लिम्फ नोड प्रेजेंट्स इन द ग्रुप इनसाइड आवर ह्यूमन बॉडी। लगभग 500 से 600 लिम्फ नोड आपके बॉडी में पाए जाते हैं, ह्यूमन बॉडी में अलग अलग रीजन में, जैसे नेक के रीजन में, कॉलर बोन के रीजन में, आर्म पिट यानी कांख वाले रीजन में, ग्रोइन रीजन यानी रिप्रोडक्टिव वाले एरिया में, है ना। हाँ, दे हैव वाइट ब्लड सेल्स इन दैम दैट प्रोवाइड डिफेंस टू द बॉडी। एंड ये जो
लिम्फ नोड हैं, लिम्फ नोड में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो कि वाइट ब्लड सेल आपको पता है कि बॉडी को डिफेंस देने का काम करता है एंड जो भी पैथोजन वगैरह है उसको मारने का काम करता है, ठीक है। हाँ, अब ये लिम्फ नोड है। अब लिम्फ नोड में लिम्फ आता कैसे है, तो लिम्फ नोड में ये बाहर से एक कैप्सूल का स्ट्रक्चर है एंड बाहर से रास्ते बने हुए हैं लिम्फ को आने के लिए। जो आने वाला रास्ता है उसको एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ अंदर में फिल्टर होता है, फिर इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। हाँ, तो वही चीज़ें हैं। कह रहा है देखो स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, दे हैव कैप्सूल अराउंड देम, इसके बाहर की ओर एक कैप्सूल होता है, देखो ये आउटर कैप्सूल है। एंड देयर आर मैनी सेप्टा और ट्यूबरकल इन द कैप्सूल, इसके अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे सेप्टा होते हैं और ट्यूबरकल्स होते हैं, इस तरीके से, है ना। देखो ये सेप्टा है, ठीक है। एंड दे हैव बीन शेप्ड, बीन के आकार का होता है एंड इसके 3 लेयर होते हैं। सबसे पहला है कॉर्टेक्स, उसके बाद होता है पैराकॉर्टेक्स, उसके बाद होता है मेड्यूला। तो क्या होता है कॉर्टेक्स, तो कह रहा है फर्स्टली इट विल हैव प्राइमरी लिम्फॉइड फॉलिकल, यानी कि जो कॉर्टेक्स वाला एरिया है, यानी अगर आप इसमें देखें तो ये आपका कॉर्टेक्स वाला एरिया होता है, ये वाला आपका हो गया कॉर्टेक्स वाला एरिया, ये मेड्यूला, ठीक है। पैराकॉर्टेक्स और ये मेड्यूला अंदर वाला। तो जो कॉर्टेक्स वाला हिस्सा होता है उसमें क्या होता है, सुन लो। तो कह रहा है फर्स्टली जो कोई भी लिम्फ आती है तो इसमें आपका क्या होता है, लिम्फॉइड फॉलिकल्स आते हैं। इट विल हैव प्राइमरी लिम्फॉइड फॉलिकल व्हेन एवर एन एंटीजन रिचेज द लिम्फ नोड, जब कोई एंटीजन लिम्फ नोड तक पहुंचता है, दिस फॉलिकल्स प्रोलिफरेट, यहाँ पर प्रोलिफरेट होता है एंड बिकम सेकेंडरी फॉलिकल, यानी प्राइमरी लिम्फॉइड फॉलिकल आपका कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी लिम्फॉइड फॉलिकल में, कॉर्टेक्स वाले रीजन में। एंड जब इसको एग्जामिन करेंगे लैब में तो ये थोड़ा डार्क दिखता है ये वाला एरिया। जबकि पैराकॉर्टेक्स जो कि मेडुला और कॉर्टेक्स के बीच में होता है, इट इज लोकेटेड इन बिटवीन कॉर्टेक्स एंड मेडुला एंड इसमें टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। टी लिम्फोसाइट इज अ टाइप ऑफ WBC, तो जो कि हल्का येलो कलर का दिखता है जब उसको एग्जामिन करते हैं। एंड मेडुला जिसमें कि आपका मैक्रोफाजेज बी लिम्फोसाइट जो कि आपका लाइट कलर का दिखता है, ध्यान रखना, जिसमें कि मैक्रोफाजेज बी लिम्फोसाइट है, तो समझ सकते हो कि पूरे जो भी एंटीजन वगैरह फॉरेन पार्टिकल्स है उसको मार देने का काम करेगा, इसके अंदर से जाएगा तो, ठीक है। फंक्शन ऑफ द लिम्फ नोड्स, है ना, लिम्फ नोड के फंक्शन की। फॉलिकल्स मतलब होता है जो लिम्फॉइड के फॉलिकल्स ऐसे से गोल गोल फॉलिकल बन के आते हैं, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल से वो फिर आपका उसके अंदर जो भी एंटीजन वगैरह होता है उसको मारने का काम करता है। जैसे लिम्फ नोड, देखो इसका फंक्शन क्या है लिम्फ नोड का, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट है ना, ठीक है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। एंड दे प्रोवाइड डिफेंस टू द बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। एंड दे किल द एंटीजन प्रेजेंट इन द ब्लड, एंड ब्लड में जो एंटीजन प्रेजेंट है उसको किल करने का काम करता है। एंड दे प्रोड्यूस गामा ग्लोबुलिन, और ये गामा ग्लोबुलिन बनाने का काम करता है, ठीक है। और ये गामा ग्लोबुलिन बनाने का काम करता है, ये है एंटीबॉडी। ओवरऑल मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो ये लिम्फ नोड होता क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ना है। तो लिम्फ नोड आपके लिम्फेटिक सिस्टम आपके बॉडी में कुछ ऐसे फैला हुआ है, देखो ये पूरे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम ऐसे फैला हुआ है, ठीक है। जो जो हरा हरा दिख रहा है ना वो पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है। जगह जगह पे गांठ बने हुए हैं जिसको लिम्फ नोड कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, लिम्फ का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। जो भी पैथोजन वगैरह है, एंटीजन वगैरह, उसको मारने का काम करता है। क्योंकि लिम्फ में आपने देखा कि जो लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड में आपके बी लिम्फोसाइट हैं, टी लिम्फोसाइट हैं, मैक्रोफाजेज हैं, जो कि बाहरी पैथोजन को मार के खत्म करने का काम करते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर एक्चुअली फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। जो कि लिम्फ नोड ओवॉइड स्ट्रक्चर का है। मैं समझ रहा हूँ कि लिम्फेटिक सिस्टम अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है फर्स्ट ईयर में तो समझने में दिक्कत आ रही होगी, जो बच्चे पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। पूरे बॉडी में अराउंड कितना होता है लिम्फ नोड, 500 से 600। नहीं आ रहा समझ में, याद कर लो, ठीक है। इसमें जो कि आपके लिम्फ नोड का काफ़ी रोल है आपके बॉडी के डिफेंस में, ठीक है। चलो, तो आज के क्लास में ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया। एक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड दूसरा है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कि आपको लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर और फंक्शन एक्सप्लेन किया गया। एंड अगले क्लास में और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन एक्सप्लेन किए जाएंगे। एंड ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक 100% आपके एग्जाम में आएगा।
मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जरूर से जरूर उसको पढ़ें एंड रिवीजन करें अगेन एंड अगेन। ओके, एंड आरजीपीवी स्पेशल बैच की क्लासेस लगातार ऐप पर कंटिन्यू चल रही हैं, तो आप सभी लोग जरूर से जरूर ज्वाइन करें। एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक क्लास में बने रहने के लिए। जो लोग इंस्टाग्राम आईडी मिथिलेश सर ऑफिशियल से जुड़े हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग नहीं जुड़े हैं फटाफट से जुड़ जाइए ताकि हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।